नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने मध्य प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हमने चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश के जो भूगर्भिक क्षेत्र है इसमें किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चीजें समझ में आई? तो हमने मध्य प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास के पश्चात अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के स्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। जैसे इसके अंतर्गत हम नदी पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीजें जान लो। हालांकि ये चीजें हमने पुराने लेक्चरों में बता चुके हैं आप लोगों को। जैसे समझो, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। दूसरी चीज समझो, अब मध्य प्रदेश को उच्च प्रदेश भी कहा जाता है, उच्च प्रदेश भी कहा जाता है, या फिर उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है दोस्त कि मध्य प्रदेश जो है यह सामान्य क्षेत्रों की तुलना में 300 मीटर ऊंचा है। क्या बोल रहा हूं मैं? सामान्य क्षेत्रों की तुलना में 300 मीटर ऊंचा होने के कारण मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या इस चीज को समझ पाए आप लोग? ठीक, आगे समझो। अब देखो, मैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात कर रहा हूं। इसका अर्थ यह होगा कि मध्य प्रदेश का यहां पर हमें भौतिक विभाजन करना है। ठीक है, क्या करना है भाई? भौतिक विभाजन। चले, तो हम ये बता रहे हैं भाई आप लोगों को कि मध्य प्रदेश को कुछ भौतिक प्रदेशों में विभाजित क्या होगा। अब ये भौतिक प्रदेश क्या है और ये कितने कौन कौन से इसके नाम है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। समझो, क्या पढ़ रहे हैं अपन? भौतिक प्रदेश, है ना? या फिर आप हेडिंग लगा सकते हो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, है ना? हमारी हेडिंग क्या होगी भाई? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं हम। तो दोस्त, इस चीज को क्या आप जानते हो कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को कर दी गई थी। समय समय पर मध्य प्रदेश में जिलों की स्थापना की गई। अब मैं बात कर रहा हूं 1 नवंबर 2000 की। और 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का एक भूभाग को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, जिसको कहते हैं हम छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई। चीजें समझ में आ रहा हो? तो अब क्वेश्चन क्या है समझना, मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद मतलब 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 के मध्य अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित था, तो आप बताओगे कुल 9 भौतिक प्रदेश थे। 9 भौतिक प्रदेश थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मध्य प्रदेश में कुल कितने भौतिक प्रदेश थे भाई? 9 भौतिक प्रदेश थे। ठीक है, अच्छा, यहां छोटी की मात्रा आएगी। 9 भौतिक प्रदेश थे। अब वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेश है वर्तमान में? तो वर्तमान में याद रखना दोस्त, वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। कितने हैं? 7। पिछले बार एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले मध्य प्रदेश कितने भौतिक भूभागों में विभाजित था। इसका आंसर आएगा कितना? 9। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेश है, आप बताओगे 7। अभी हम ये 9 कौन कौन से थे, 7 वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन कौन से, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो, यहां पर मैंने मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाया हुआ है। इस पर हम ड्रॉ करके देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। ठीक है, संख्या कितनी है भाई? टोटल 7 है। कितनी होगी? 7। समझिए दोस्त, इस वाले क्षेत्र को समझना, यह वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र कहा जाता है, इसको हम कहते हैं मध्य भारत।
इसका नाम क्या होगा? मध्य भारत। अच्छा, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? जिस क्षेत्र को मैं इस नीले पेन से चला रहा हूं, यहाँ पर कौन कौन से जिले आ सकते हैं? जैसे ग्वालियर आ सकता है, भिंड आ सकता है, मुरैना आ सकता है, चंबल आ सकता है ना, दतिया आ सकता है, समझ पा रहे हो? श्योपुर आ सकता है, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर क्या आ सकता है भाई? नीमच, है ना, नीचे मंदसौर होता है, ऊपर नीमच होता है। तो मुख्य मुख्य जिले आप क्या समझ पाओगे जहां पर मैं पेन ड्रॉ करूंगा? अगर आपको यह चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मध्य प्रदेश के पुराने हमारे लेक्चर देखिए, उसमें मैंने मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले की स्थिति कहां कहां पर है वो सब चीज की चर्चा की है। आप मध्य प्रदेश में मैंने संभागों का विभाजन बताया था, उसमें आप देख सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? तो मध्य भारत इस वाले क्षेत्र में आएगा, समझ पा रहे हो आप लोग? अब दूसरा क्षेत्र देखिए मैं बना रहा हूं कुछ इस तरह से। देखें, दूसरा पेन का यूज करेंगे हम यहां, कुछ इस तरह से देखें। दोस्त, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये मालवा का पठार, ठीक है। टोटल हमें कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? 7। कितने भाग हो चुके भाई? 2। एक मध्य भारत, एक मालवा का पठार। चीज समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक। अब दूसरा प्रादेशिक विभाजन देखो, यह वाला क्षेत्र देखो, यहां आपका भी कुछ क्षेत्र शामिल है ना, जो दतिया वाला है, दतिया का दक्षिणी छोर, ठीक है। इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसे हम कहते हैं क्या? बुंदेलखंड का पठार। समझ पा रहे हो आप लोग? कितने भौतिक स्वरूप हो गए भाई? 3। आगे चर्चा करें। अगला क्षेत्र देखो कौन सा हो जाएगा? यह वाला क्षेत्र। दोस्त, यह वाला क्षेत्र कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? रीवा पन्ना का पठार। समझ पा रहे हो आप लोग? कितने भौतिक स्वरूप हो गए भाई? 4। टोटल कितने करने? 7। चले आगे पढ़े अपन। अगला क्षेत्र देखो, यह वाला क्षेत्र, यह कहलाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? बघेलखंड का पठार। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है। छठवां क्षेत्र देखें, देखो कुछ इस तरह से। यहां पर देखो, मैं एक घाटी का निर्माण कर रहा हूं और इस घाटी को आप नाम दोगे नर्मदा सोन घाटी। नाम क्या दोगे भाई? नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। अब आगे पढ़े तो हमें कितना करना है? 7। अब यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है दोस्त, यह वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं सतपुड़ा मैकाल, एक मिनट, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसे हम क्या कहेंगे? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये वाला क्षेत्र इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, है ना। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश को हमने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया भाई, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे? देखें यहां पर, मध्य भारत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, यहां पर आ जाएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, ये वाला क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, यहां पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे पढ़े। अब देखो कितने बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार यहां से। अच्छा देखो, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा भौतिक प्रदेश है, क्या बताओगे आप? मध्य भारत, या फिर मध्य भारत का पठार भी कह सकते हो इसे ना, मध्य भारत का पठार, या फिर मध्य भारत से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में कौन सा पठार है? आप बताओगे मालवा का पठार। दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है।
उत्तर तथा दक्षिण के मध्य में कौन सा भौतिक प्रदेश है? आप बताओगे नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन सा क्षेत्र आता है? आप बताओगे क्या? बुंदेलखंड का पठार और साथ ही में रीवा पन्ना का पठार। क्वेश्चन यह आ गया दोस्त, मध्य प्रदेश के पूर्व दक्षिण में कौन सा भौतिक प्रदेश है? आप क्या बताओगे? बघेलखंड का पठार। क्या इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक, अब यहां पर आप मुझे देखकर बताइए कि कौन सा भौतिक प्रदेश आपको वहां पर सबसे बड़ा दिख रहा है? तो आप बताओगे मालवा का पठार। कौन सा दिख रहा भाई? मालवा का पठार सबसे बड़ा प्रदेश है यहां मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है ना कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होता है 30, 82, 52। अब यह 30, 82, 52 तो अपने आप में 100% हुआ ना भाई? अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। अगर अब मैं यहां पर मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रहा हूं, इसका अर्थ तो यह भी हुआ कि 100% को हम अलग अलग प्रतिशतता के हिसाब से विभाजित कर रहे हैं। तो मालवा का जो पठार है यह मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है? आप बताओगे 28% भाग को। कितने भाई? 28% भाग को। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज समझो, नर्मदा सोन घाटी 26% भूभाग को कवर करती है। नर्मदा सोन घाटी कितने भाई? 26% भूभाग को कवर करती है। ठीक है, चले अब बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत का पठार 10.9% के क्षेत्रफल को कवर करता है। कई जगह 11% भी आ जाता है, तो आप लगभग में समझ जाइएगा। ठीक है, जब बुंदेलखंड की पठार की बात करते हैं दोस्तों, ये 7.7% क्षेत्रफल को कवर करता है। कितना? 7.7। ठीक है, दूसरी चीज समझो, जब सतपुड़ा के पठार की बात करते हो दोस्त, तो यह 11% भूभाग को कवर करता है। कितना? 11% भूभाग को। ठीक, अब बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो रीवा पन्ना का पठार जो है यह 10.37% क्षेत्रफल को कवर करता है और बघेलखंड का पठार लगभग 7% भूभाग को कवर करता है। ठीक है, इस डेटा को एक बार देख लेना, लगभग इस हिसाब से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है। समझ पाए क्या आप लोग इस चीज को? ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? 30, 82, 52। और अगर आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के कितने क्षेत्रफल को मध्य प्रदेश कवर करता है, तो 9.37। कई जगह पर आपको 9.38 मिला होता है। यहाँ पर संधि कटन जब करते हो तीसरे अंक से, तो एक अंक यहाँ पर बढ़ जाता है दशमलव के पश्चात। ठीक है, तो ये दोनों कई जगह बुकों में मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर आप इसका 9.37 लगा सकते हो, है ना, और 9.38 भी कुछ बुकों में मिलेगा। ठीक, चलिए, तो क्या इस भौतिक विभाजन को आप समझ पा रहे हो? मध्य प्रदेश के कितने भौतिक स्वरूप है? आप बताओगे 7। कौन कौन से है भाई? पहला आपने बताया मालवा का पठार है। पहला कौन सा है? मालवा का पठार है। दूसरा कौन सा है? तो आप बताओगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, समझ पा रहे हो? तीसरा भौतिक क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो आप बताओगे बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, चौथा भौतिक स्वरूप क्या होगा? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इसके पश्चात फिर अगला क्या जाएगा भाई? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी होगी कि नहीं? छठवें नंबर पे क्या जाएगा आपका? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। और 7वें नंबर पर आ जाएगा क्या? मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी। कौन सी मैकाल श्रेणी? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या यह 7 भौतिक स्वरूप आप समझ पाए? अब क्वेश्चन यहां से समझो, क्वेश्चन क्या ऐसा भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है? मालवा का पठार दिख रहा है आप लोगों को। दूसरा कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। अब सभी का आपको प्रतिशत याद रखना है, वो इसलिए अगर आपको यहां से 4 ऑप्शन उठा के दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित को जमाइए या आकार की दृष्टि से निम्नलिखित को जमाइए,
छोटे से बढ़ते क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, तो आप यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर जमा सकते हो। जैसे सबसे पहले मालवा का पठार बताओगे आकार की दृष्टि से, फिर आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आ जाएंगी, फिर आ जाएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का क्षेत्र, फिर रीवा पन्ना का पठार, फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र और फिर बघेलखंड का क्षेत्र। ये प्रतिशतता के आधार पर आप विभाजित कर सकते हो। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो आप लोग? अगर समझ आ गया तो इसको एक बार लिख लो भाई। हो गया? अच्छा, यहां पर एक चीज और समझ लेना। देखो, मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश में कितने भौतिक स्वरूप थे? 9 थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 भौतिक स्वरूप कहां जा चुके हैं भाई? 2 भौतिक स्वरूप छत्तीसगढ़ में जा चुके। छत्तीसगढ़ के जो दो भौतिक स्वरूप है, एक का नाम है आप कह सकते हो महानदी बेसिन, और दूसरे का नाम आप कह सकते हो दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। ये दोनों कहां जा चुके हैं? छत्तीसगढ़ में। इसलिए कई बुकों में आपको ये दोनों क्षेत्र मिलते भी नहीं है ना। आप तो इस चीज को याद रखोगे, मध्य प्रदेश को वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया और पहले कितने थे? तो 9 थे। इसे लिख लीजिए भाई। चले आगे पढ़े अपन। अब मध्य प्रदेश के कुल 7 भौतिक प्रदेश है। अब 7 भौतिक प्रदेश है तो सभी की कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, और सभी की अगर विशेषता होगी तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा, ठीक है। चलो, तो अब एक बात को और समझो, मैं क्या बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप 7 है, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रकृति चेंज कर दी जाए और आपको यह पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, समझ में आ रहा है? एमपी का प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, समझ पा रहे हो आप लोग? मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। पहले भाग का नाम होगा मध्य उच्च प्रदेश। पहले भाग का नाम क्या होगा भाई? मध्य उच्च प्रदेश, समझ पा रहे हो? दूसरा भाग का नाम होगा सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। दूसरे भाग का नाम क्या हो जाएगा भाई? सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, समझ पा रहे हो आप लोग? तीसरे भाग का नाम हो जाएगा बघेल खंड का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हम मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्राकृतिक विभाजन नहीं पढ़ पाते, और क्वेश्चन में प्राकृतिक विभाजन दिया है और ऑप्शन में आपको 7 भी दिया होता है, ऑप्शन में 3 भी दिया होता है, तो आप 7 को आसानी से आंसर लगा देते हो और बड़े खुश होते हो कि भाई 7 आंसर आया है, ऑप्शन में है, बिल्कुल वही आंसर है, लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश की बात करोगे तब 7 आंसर आएगा, लेकिन जब प्राकृतिक विभाजन की बात करोगे तो 3 आंसर आएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो मध्य प्रदेश के 3 प्राकृतिक विभाजन के आधार पर कौन कौन से भाग हो गए भाई? मध्य उच्च प्रदेश, यहां पर समझो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आप मालवा का पठार पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? मालवा का पठार पढ़ोगे, मध्य भारत का पठार पढ़ोगे, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ोगे, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार पढ़ोगे और नर्मदा सोन घाटी पढ़ोगे, ठीक है। मतलब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश के 5 भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करना है। यह 5 भौतिक स्वरूप कौन कौन से होंगे दोस्त? देखो, मैंने अभी बताया आपको मालवा का पठार पढ़ने वाले हैं हम। मालवा का पठार के पश्चात मध्य भारत का पठार पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार पढ़ने वाले हम लोग, बुंदेलखंड। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही में नर्मदा सोन घाटी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नर्मदा सोन घाटी। इस तरह से यह 5 भौतिक स्वरूपों का अध्ययन हम मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके कुल 5 हो गए, ये 6 और ये 7 हो गए, 7 भौतिक स्वरूप। समझ में आ रहा है? लेकिन प्राकृतिक विभाजन के प्रकार कितने होंगे आप बताओगे? 3। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो
हमने अब यहाँ पर समझो मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन किया है, इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं दोस्त, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए मध्य उच्च प्रदेश। आप लोग की हेडिंग क्या होगी भाई? मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, हमारी हेडिंग है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। अब मध्य उच्च प्रदेशों को कुछ हमने भागों में विभाजित किया है। कितने भाग है? 5। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आएगा, पहला टॉपिक कौन सा आएगा भाई? मालवा का पठार। पहला कौन सा टॉपिक है? मालवा का पठार। अब हम मालवा के पठार का ही अध्ययन करने वाले हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहला टॉपिक लगा लो भाई आप लोग हेडिंग। क्या लगाओगे? मालवा का पठार। चले मालवा के पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होगी मालवा के पठार से? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र जो कितने प्रतिशत को कवर करता है? 28% को कवर करता है। दूसरी चीज समझो, मैं क्या बता रहा हूं, मालवा को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान रखना दोस्त, यहां पर मालवा से आप जब संधि विच्छेद करते हो तो यहां पर लावा शब्द की उत्पत्ति होगी। किसकी? लावा। जब मैंने मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत जिसे हम दक्षिण भारत में मुख्यतः एक पठारी क्षेत्र है, इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। और यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानों से यह निर्मित है। किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है भाई? आर्कियन क्रम के चट्टानों से निर्मित है। और दक्कन के पठार का ही उत्तरी रूप कहलाता है मालवा का पठार, है ना। दक्कन का पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है भाई? मालवा का पठार। इसका अर्थ यह हुआ कि मालवा का निर्माण लावा से हुआ है। किससे हुआ है? लावा से। समझ पा रहे हो? मालवा का निर्माण, मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है। चीज समझ में आ रहा हो? अब दूसरी चीज समझना दोस्त, अगर मालवा के पठार का निर्माण लावा से हो रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि जहां जहां भी ज्वालामुखी के फलस्वरूप लावा की उत्पत्ति होगी वहां पर पठार होगा। अब पठारी क्षेत्र क्या होंगे? चट्टानी क्षेत्र होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ वहां पर रासायनिक क्रिया होगी, भौतिक क्रिया होगी, वहां पर चट्टानों का अपक्षयन होगा, अपर्दन होगा। फलस्वरूप चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होगा। भाई मिट्टी का निर्माण होगा कि नहीं? और मिट्टी का अगर निर्माण हो रहा है दोस्त तो यहां पर निर्माण होगा काली मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो रहा है? काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो मालवा के क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप बताओगे काली मिट्टी, या इसी को हम रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी है? आप बताओगे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। क्यों बन रही? समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज समझना दोस्त, चूंकि काली मिट्टी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। अच्छा, अब इससे ये मत समझना कि काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। चूंकि जलोढ़ मिट्टी की प्रतिशतता मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन काली मिट्टी काफी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहां पर काली मिट्टी उपजाऊ है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहां पर एक ऐसे खाद्यान्न को उगाएंगे जो कि बहुमूल्य है, जिसका हम उपयोग सर्वाधिक करते हैं। और सर्वाधिक उपयोग किसका करते हो भाई? गेहूं का। समझ में आ रहा है? अब मुझे यह बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, आप क्या बताओगे? मालवा का पठार। या फिर मालवा के पठार में किस प्रकार के खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, चले आगे पढ़े। अब देखो, मालवा का पठार जो है दोस्त, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, मैं यहां लिख दूं, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 18 जिले आते हैं।
कितने जिले आते हैं? 18 जिले आते हैं। मैं मुख्य मुख्य कुछ जिलों के नाम बता देता हूं, ठीक है, समझना आप लोग। ठीक, नीमच का कुछ भाग, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन के बाद इंदौर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, झाबुआ, झाबुआ के साथ क्या आ जाएगा, अलीराजपुर, ठीक है, यहां पर गुना, अशोकनगर, ठीक है, ये सागर वाला क्षेत्र, सागर तक के क्षेत्र। इस यहाँ पर आपके भोपाल संभाग के भी कुछ जिले, भोपाल संभाग के पूरे जिले आएंगे, उज्जैन संभाग के लगभग पूरे जिले आएंगे, लेकिन वहां पर नीमच का कुछ भाग आएगा, ठीक है, और साथ ही में इंदौर संभाग के कुछ क्षेत्र आएंगे। तो यह पूरा क्षेत्र कवर करता है कौन सा, मालवा के पठार। टोटल कितने जिले होंगे, 18 जिले। समझ पा रहे हो आप लोग। अब दूसरी चीज, मालवा के पठार की और कुछ विशेषता है क्या, बिल्कुल ध्यान रखना, मालवा के क्षेत्र में एक नृत्य होता है जिसे आप कहते हो माच। माच किस क्षेत्र में होता है आप बताओगे, मालवा क्षेत्र में। समझ में आ रहा है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। सिगार, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा दोस्त, सिगार। और दूसरी चीज समझना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहां पर जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे भाई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। मैं इसकी ऊंचाई आपको बता देता हूं, 854 मीटर, ठीक है, चंबल नदी का उद्गम होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई भाई, सिगार। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। चले इस चीज को लिख लिया आप लोगों ने, इतनी चीजें लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मध्य भारत के पठार की। अच्छा चलो एक काम करो, मध्य भारत का पठार हम कल पढ़ेंगे भाई। कल हम आपको मध्य भारत का पठार पढ़ा देंगे, बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, इतनी चीजें हो जाएंगी। और फिर अगले लेक्चर में हम सतपुड़ा का मैदान क्षेत्र और बघेलखंड पढ़ा देंगे एक ही साथ, ठीक है। तो लगभग 2-3 दिन में आपका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।